जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाहुजा लॉ एकेडमी। आज हम नए टॉपिक लेकर आए हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, भूगोल को दो डायमेंशन से देखना है, यानी प्राकृतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। वैसे भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे मानव भूगोल, ओशियानो भूगोल। तो हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है, हमें पढ़ना है प्राकृतिक और राजनीतिक। राजनीति में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या आता है। जैसे भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। 28 क्या है? राज्य, यानी 28 राज्य और 8 यूटी हैं। तो इनकी जो सीमाएं हैं वो कितने किलोमीटर की है, इनकी राजधानी क्या है, इनका क्षेत्रफल क्या है, तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक भूगोल के अंदर आती हैं। किसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने मंडल हैं, इस तरीके की चीज़ें एग्जाम में नहीं आती हैं। जो इस तरीके की कुछ चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता के चलूँगा। आपको देखना है भारत का प्राकृतिक भूगोल। तो दोस्त, भारत का जो प्राकृतिक भूगोल है, भारत के प्राकृतिक भूगोल में भारत की यदि हम बात करें तो उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, तो उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के भूगोल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा दोस्त, उत्तरी भारतीय विशाल मैदान। उत्तरी भारतीय विशाल मैदान, इसको दोस्त आप बोल सकते कि गंगा सतलुज का मैदान। तीसरा दोस्त, भारतीय महामरुस्थल। नेक्स्ट, 4th नंबर पे प्रायद्वीपीय पठार। 5वें नंबर पे दोस्त, तटीय मैदान। दोस्त ये हमारा 6 नंबर पर है, द्वीप समूह। तो क्वेश्चंस काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत को भू आकृति के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्त, भारत को भू आकृति के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरे पे उत्तरी भारतीय विशाल मैदान या गंगा सतलज नदी का मैदान। तीसरे पे भारतीय महामरुस्थल, देन प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तटीय मैदान, देन द्वीप समूह। तो भारत को इन 6 भागों में बांटा गया है। दोस्त, हमको इन भारत को 6 भागों में बांटा गया है। अब हम इन 6 भागों से पहले भारत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी रख लेते हैं, फिर इन 6 भागों की ओर चलते हैं। सपोज दैट दोस्त, आप मान के चलो कि ये आपका भारत, ये आपका भारत है। तो बेसिक जानकारी दोस्त होनी चाहिए कि नहीं, भारत को यदि उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु, यहां से यहां जब जाते हैं तो ये कितने किलोमीटर है, तो ये 3214 अर्थात 3214 किलोमीटर। यदि आप जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाते हैं तो आपको 3214 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और यदि आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, यानी पूर्व से दोस्त कहां जाते हैं, पश्चिम की ओर जाते हैं, तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये आपको मेरे दोस्त 2933 यानी 2933 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर होगी दोस्त। आपको पता होना चाहिए, यह एक बिंदु और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक बार ध्यान दो कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जिस बिंदु पर काट रही हैं एक दूसरे को, ये बिंदु कहां है, तो इलाहाबाद।
तो ये बिंदु इलाहाबाद में कौन सा स्थान है? नैनी। तो ये नैनी नामक स्थान है इलाहाबाद में, जो इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है मिर्जापुर। इलाहाबाद की कौन सी जगह? यानी मिर्जापुर के पास में पड़ता है। ये कहाँ, किसके पास में पड़ता है? मिर्जापुर। इलाहाबाद के मिर्जापुर में नैनी नामक स्थान पर, यानी उत्तर रेखा और जो ये उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा और पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखाएं एक दूसरे को डिवाइड करती हैं। यदि ये बातें आपकी क्लियर हो गई हैं तो फिर हमें दो तीन चीजें दोस्त क्लियर करनी है। देखो, अब आपको दूरियां भी बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहां पर मेरे दोस्त भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको बोलते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऐसे ही मेरे दोस्त एक भारत का यहां केंद्र शासित प्रदेश है, उसको क्या बोलते हैं? यानी लक्षद्वीप। तो दोस्त जो यहां है उसको क्या बोलेंगे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार, इसको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। जो दोस्त यहां है इसको क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप। इसको लक्षद्वीप समूह कहा जाता है, उसको अंडमान कहा जाता है। दोस्त आपको यहां पता होना चाहिए, यहां क्या? बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या हमारा? अरब सागर। इधर अरब सागर है, उधर बंगाल की खाड़ी है। इधर आप ध्यान दो कि जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है वो कौन सी खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वो कौन से सागर में स्थित है? तो वो अंडमान सागर में। यहां एक सागर भी पड़ता है जिसका नाम है अंडमान सागर। ये बहुत चीजें आप लोगों को नहीं बताते हैं अक्सर लोग, तो ध्यान दो। जैसे लक्षद्वीप है, ये कहां है? ये पश्चिम की ओर अरब सागर में है, लेकिन लक्षद्वीप के नाम से यहां एक सागर भी है जिसका नाम है लक्षद्वीप सागर। ये बात क्लियर हो गई दोस्त? तो आप ध्यान दो मेरे दोस्त कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कौन सी खाड़ी में है? तो बंगाल की खाड़ी। इसके पास कौन सा सागर है? तो अंडमान सागर। लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? तो अरब सागर में। और लक्षद्वीप के पास कौन सा सागर है? तो उसका नाम है लक्षद्वीप सागर। अब दोस्त क्वेश्चन ये आता है, हम आगे की ओर यदि बढ़ें तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। एक बार ध्यान दो दोस्त, पुनः हम एक मैप बनाते हैं और मैप के माध्यम से हम सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्त ध्यान दीजिए, मैंने कहा था उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा की, देखो यदि हमें दोस्त नॉर्थ से साउथ जाना है तो कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 3214 किलोमीटर। यदि हमें दोस्त पूर्व से हमें पश्चिम जाना है, यानी ईस्ट से हमें वेस्ट जाना है, तो 2933 किलोमीटर। ये बात क्लियर हो गई दोस्त? ये जो दोनों दूरियां ये जिस बिंदु पर काटती हैं, मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं, यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। अर्थात ये जब रेखा इस तरीके से काटते, इस बिंदु कहां है? ये इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और ये कौन से स्थान पर है? तो नैनी। ये चीज क्लियर होगी? ये किसके पास में पड़ता है दोस्त? मिर्जापुर। और ये नैनी नामक जो स्थान है दोस्त, ये मिर्जापुर के पास में, और यहां से ही क्या लिया गया? भारत का मानक समय। तो भारत का जो मानक समय वो कहां से लिया गया है? वो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। आगे चलते मेरे दोस्त, मैप थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है क्योंकि मेरा मैप में हाथ थोड़ा तंग है। आप समझने का प्रयास करो कि चीजें कैसे समझनी है। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा, भारत को उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा की कुल लंबाई कितनी है? यानी 3214 किलोमीटर। और भारत को पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वो बिंदु इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान है। और वो कहां, किसके पास में? मिर्जापुर के पास में पड़ता है। और यहां से क्या लिया गया है? भारत ने अपना मानक समय को सेट किया है। अब कभी कभी दोस्त इधर आपको पता है कि इधर क्या है? अरब सागर। इधर एक तो अरब सागर है और दूसरा क्या है? लक्षद्वीप सागर। इधर दोस्त क्या है? यानी बंगाल की खाड़ी।
ये जो दोस्त बंगाल की खाड़ी है, इधर एक बंगाल की खाड़ी है और इस नीचे क्या है, अंडमान सागर। तो यहां पर क्या पड़ता है दोस्त, आपको पता होगा, मैं बताया था कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और यहां जो दोस्त मैंने ये बताया था आपको, ये क्या है आपका लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो अब पूछा जाता है कि यदि लक्षद्वीप से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जाना पड़े तो कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहां बंगाल से यदि हमको गुजरात जाना पड़े तो कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। या ये पूछा जाए यदि गुजरात की स्थलीय सीमा से और यहां हमें पुणे आना पड़े तो कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये आपको दोस्त रटना नहीं है, ये बहुत इजीली आपका तैयार हो जाएगा। ये कभी बहुत एग्जामों में पूछा है कि गुजरात की तटीय दूरी कितने किलोमीटर है। तो इसके लिए आपको मेरे दोस्त याद करना है कि 14, 15, 16, 14, 15, 16 ये 3 डेट आपको याद रखनी है। तो 14, 15, 16 इससे देखो किस तरीके से आपकी दूरी तैयार होती है। यदि पूछता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से लक्षद्वीप तक की कुल कितनी दूरी है, तो स्टार्टिंग में 14, तो 1400 किलोमीटर कर लोगे कि लक्षद्वीप से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की कुल दूरी कितने किलोमीटर है, तो ये 1400 किलोमीटर है। वो आपको घुमाने के लिए दोस्त, ताकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, वो कभी पूछेगा लक्षद्वीप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूरी, कभी पूछेगा अंडमान से लक्षद्वीप की दूरी। तो बात एक ही है कि यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ, दूरी तो सेम रहेगी ना। तो लक्षद्वीप से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की कुल दूरी 1400 किलोमीटर या अंडमान से लक्षद्वीप की दूरी 1400 किलोमीटर। अब दोस्त चलते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि भारत की तटीय दूरी। यदि दोस्त भारत की तटीय दूरी के बारे में यदि पूछा जाता है कि भारत की तटीय दूरी कितनी है, तो यहां से जब चलेंगे हम इस तरीके से, हम तटों के किनारे किनारे चलेंगे और जल तक चलते रहेंगे। अर्थात बंगाल से जब हम तट के किनारे किनारे चलते हैं और गुजरात के तट तक पहुंचते हैं तो हमको कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो मैंने बताया 14, 15, 16, 16 का उल्टा कर दो, कितना हो जाता है दोस्त 61। तो ये दूरी कितनी है 6100 किलोमीटर। ये चीज क्लियर हो गया। अब 14, 15, 16, 16 का उल्टा करा तो तटीय दूरी कितनी है 6100 किलोमीटर। और गुजरात की पूछता है कि गुजरात की कुल तटीय दूरी कितनी है, तो दोस्त 1600 किलोमीटर। ये चीज क्लियर हो गई दोस्त। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के द्वीपों के बीच की दूरी कितनी है 1400 किलोमीटर। भारत की तटीय दूरी कितनी है 6100 किलोमीटर, क्योंकि हमने 16 का उल्टा कर दिया। 16 का उल्टा होता है 61 और 00 यानी 6100 किलोमीटर। और गुजरात की तटीय दूरी कितनी है 1600 किलोमीटर। अब देखो हमने दोस्त इसका भी यूज कर लिया तटीय द्वीपों की दूरी के लिए, इसका यूज कर लिया गुजरात की दूरी के लिए और तटीय दूरी के लिए। अब बचा ये, तो हमने 2 का यूज कर लिया, बचा ये। तो भारत की यदि स्थलीय दूरी की बात करता है, यदि भारत को इस तरीके से स्थल अर्थात यानी यहां से चलते हैं स्थल की दूरी और जहां तक भारत का स्थल तक है, तो वो कुल कितनी दूरी है 15200। तो याद रखना है कि 14, 15, 16, तो भारत की द्वीपों की कुल दूरी 1400 किलोमीटर, भारत की तटीय दूरी 6100 किलोमीटर, गुजरात की कुल तटीय दूरी 1600 किलोमीटर और भारत की स्थलीय दूरी 15200 किलोमीटर। अब दोस्तों कभी कभी पूछ लेता कि भारत की तटीय और द्वीपों की दूरी कितनी है। ये काफी बार मैंने देखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत की कुल तटीय और द्वीपों की दूरी कितनी है। तो दोस्त आपको पता है कि भारत की द्वीपों की दूरी कितनी है 1400 किलोमीटर। आपको पता है कि भारत की तटीय दूरी कितनी है 6100 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ दो तो ये आपको पता चल गया होगा कितनी है 7500। तो भारत की तटीय और द्वीपों की कुल दूरी कितनी है 7500 किलोमीटर। कभी वो पूछता है कि भारत की कुल दूरी कितनी है,
तो भारत की कुल दूरी आपको पता है दोस्त कि स्थलीय कुल दूरी कितनी है दोस्त, 15,200। अब आपको यह पता चल गया कि तटीय द्वीपों की दूरी कितनी है, 7500। तो इसमें कितना जोड़ना, 15,200। तो ये कितना आएगा दोस्त, आप कर लोगे ना, तो 22,700। तो यदि वो भारत की कुल दूरी की बात, भारत की चारों तरफ की कुल दूरी की बात करता है तो 22,700, और भारत की द्वीपों की दूरी की बात करता है 1400, भारत की तटीय दूरी की बात करता है तो 6100, और भारत की यदि गुजरात के तटीय दूरी की बात करता है तो 1600 किलोमीटर, और भारत की यदि वो स्थलीय दूरी की बात करता है तो आपका 15,200 किलोमीटर। तो दोस्त आपको अब पता चला कुछ ये फैक्ट्स, आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और इन फैक्ट्स को रटना बार बार परेशानी करता है। तो इसके लिए ही आपको क्या करना है, 14, 15, 16 को तैयार करना है। 14 से स्टार्टिंग में द्वीपों की दूरी, और 16 का उल्टा कर दो। 16 से याद रखना गुजरात की 1600 किलोमीटर, उल्टा कर दिया तो 6100 तट की दूरी है, और तट की और द्वीपों की जोड़ के कितनी हो जाएगी, 7500, और कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 22,700। यदि दोस्त वो एग्जिट यदि मैं बात करूं जो भारत की दूरी है, तो यहां आपको मैंने जो बताया है कि तटीय दूरी कितनी है 6100, और ये द्वीपीय दूरी कितनी है 1400। लेकिन कभी कभी वो, जैसे मैंने 7500 बोला है कि वो आपको एग्जिट नहीं देगा, वो कितना देगा 7500, 16.2 एग्जिट है, लेकिन नहीं देता है, आपको 7500 ही तैयार करना है। ये बातें दोस्त आपके क्लियर हो जानी चाहिए। यहां से देखो कितनी सारी आपकी चीजें क्लियर हुई, बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको यानी याद कराने का प्रयास किया। यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो दोस्त कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी हमको, 3214 किलोमीटर, और यदि हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो 2933 किलोमीटर। बीच में कौन सा स्थान पड़ता है, नैनी नामक इलाहाबाद का। यह आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैंने दोस्त आपको क्या बताया, ध्यान दीजिए। अभी मैंने कहा है कि भूगोल, प्राकृतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। हम प्राकृतिक भूगोल को लेकर चल रहे हैं, भारत का भूभौतिक विभाजन। तो ये क्या है दोस्त, यानी भारत का भूभौतिक विभाजन। यदि भारत के भूभौतिक विभाजन की बात करें तो कितने भागों में किया गया है, तो ये दोस्त 6 भागों में किया गया है। हिमालय, उत्तरी मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय, तटीय और द्वीपीय। उसके बाद दोस्त यदि उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं तो 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम जाए 2933 kilometer। किस बिंदु पे काटते हैं आपको पता चल गया। इधर लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप कौन से सागर में है, अरब सागर, और लक्षद्वीप के पास कौन सा सागर है, लक्षद्वीप सागर। इधर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास कौन सा सागर है, अंडमान सागर। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्त। मैंने ये दूरियां भी आपको बताई हैं। अब हमको भारत की चारों तरफ की दूरी तैयार करनी है 14, 15, 16 से। तो 14 से भारत की द्वीपों की दूरी, तो भारत की द्वीपों की दूरी कितने किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। और भारत की तटीय दूरी कितनी है दोस्त, यानी 16 का उल्टा करेंगे तो 6100 किलोमीटर। उसके बाद गुजरात की जो तटीय दूरी वो कितनी, 1600 किलोमीटर। और भारत का जो स्थलीय भाग है इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है 15,200 किलोमीटर। और यदि भारत की समस्त दूरी को जोड़ा जाता है तो ये निकल कर आती है 22,700 किलोमीटर। कभी कभी आपको कहीं मिलेगा 22,715 किलोमीटर या 22,716 किलोमीटर। आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यदि आगे बढ़ते हैं तो देखो, अब हमें तैयार करना है कि भारत का भूभौतिक विभाजन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्त वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का अपने पास 2.4% रखता है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। काफी बार ये स्टेट पीसीएस और जुडिशरी के जो एग्जाम होते हैं काफी बार पूछा गया है कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना अपने पास रखता है, तो 2.4%। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये चीजें क्लियर हुई। अब दोस्त भारत का जो आकार है, आकार के बारे में यदि मैं बताऊं आपको तो भारत का आकार कैसा है? कहीं आपको मिलेगा चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। तो भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो चतुष्फलकीय। तो भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी इस तरीके से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 4, यानी 4 कोण हैं, तो इसलिए भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। ये पूछा गया है आपके एग्जाम में कि भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। यदि ऑप्शन में नहीं मिलता है तो वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए चतुष्कोणीय को ऑप्शन में ना डालकर वो चतुष्फलकीय को ऑप्शन में डालेगा। तो ये चीज क्लियर होगी। भारत का आकार कैसा है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है और विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत अपने पास रखता है। और दोस्त 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% विश्व की जनसंख्या किसके पास है? भारत के पास है। और दोस्त भारत विश्व में क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आता है? तो 7वें स्थान पर आता है। और भारत के बाद वह कौन सा देश है जो क्षेत्रफल में आता है? तो अर्जेंटीना। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के बाद क्षेत्रफल में आने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो वो कौन सा है दोस्त? अर्जेंटीना। ये चीजें क्लियर हैं। अब हम अपने टॉपिक्स पे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्त ध्यान दो, अब भारत की हम बात करें मेरे दोस्त, जैसे सपोज करो कि ये आपका सपोज दैट ये आपका दोस्त भारत, सपोज करो कि ये भारत है। और यदि इस भारत की मैं बात करूं अक्षांश और देशांतर, आपको मालूम होगा कि इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और दोस्त जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। ये बात क्लियर हो गई। आप इन्हें समझने का पूरा प्रयास करना। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा जो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा कि कौन रेखा किस पॉइंट पर काटती है, 66वीं रेखा किन किन पॉइंटों को काटती है और किन किन पॉइंटों पे मुख्य बिंदु जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो आपको मैं साथ साथ बता के चलूंगा। तो जैसे ये रेखा आपने देखी है कि इस ऐसे 36 भी हैं और ऊर्ध्वाधर भी हैं। तो भारत की जो 36 रेखाएं हैं इन 36 रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं दोस्त इनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। अभी मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं, इनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। क्योंकि यदि इनके बारे में चर्चा करता हूं तो ये जो पॉइंट्स हैं फिर मैं इन पॉइंट्सों को भी बताऊंगा। फिर दोस्त
क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं ये पूछे जाते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, वो किस बिंदु पर काटती है? नैनी नामक स्थान का, मिर्जापुर इलाहाबाद। तो ऐसे ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें से मुख्य मुख्य पॉइंट निकाल कर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आपके लिए दोस्त जरूरी है कि ये अक्षांश रेखाएं हैं इस तरीके से जो क्षैतिज हैं, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये वाली जो अंतिम अक्षांश रेखाएं हैं और यहाँ जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भारत कितनी अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, और यहाँ से यहाँ तक भारत कितनी देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मुझे भरोसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ दोस्त कि भारत कितनी अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है। इसके लिए एक मुस्लिम लक्की नंबर 786 आपको याद कर लेना है। ये मत सोचना कि मैंने मुस्लिम लक्की नंबर बोला तो ये उनके लिए लक्की होगा। हो सकता है कि ये आप सभी के जीवन को बदल दे, क्योंकि यदि यहां से क्वेश्चन आ गया और आपका सही हो गया तो समझो आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चंस की वैल्यू होती है, एक एक पॉइंट्स की वैल्यू होती है। यानी पॉइंटों में जब कोई व्यक्ति मेरिट से बाहर रह जाता है तो बहुत दुख होता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मुस्लिम लक्की नंबर आप सभी के जीवन को बदल सकता है। तो 786 इनमें दोस्त ये जो 786 मैंने आपको नंबर दिया है, ये 786 नंबर, इसमें से जो चीजें यानी जो नंबर 2 से कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दो। देखो 7 2 से पूरा नहीं कटेगा, छोड़ दो 8 को। ये कितनी बार कटा? 4 बार। इसका एक सर्किल बना दो। ये कितनी बार कटा? 3 बार। ये बात समझ में आ गया? 786 मैंने लिखा दोस्त, जो 2 से कटा उसको कट कर दिया, बीच वाले का मैंने सर्किल बना दिया। तो ध्यान दो कि मेरे दोस्त भारत कितनी अक्षांश रेखाएं के बीच में स्थित है। तो ये आपको मैं बता रहा हूं, समझ लेना दोस्त, भारत कितनी अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है। 786 मुस्लिम लक्की नंबर लिखना है, 2 से डिवाइड करना है, जो डिवाइड हो जाता है कर दो, बाकी को सेम लिख दो। देखो ये बीच वाला है तो इसको 884 लिख दो। ये लिख दिया 8 और 4। फिर यहां से इसे घड़ी की दिशा में घुमा दो, जो बचे हुए अंक हैं उसको आप लिख दो। बचा हुआ 3 7 और 6। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि भारत 68.7 से 37.6 अक्षांश के बीच में स्थित है। तो ये काफी बार मैंने देखा है कि एग्जाम में आया हुआ 2016 में राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, वहां पे भी ये क्वेश्चन था, जुडिशरी में भी ये क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सभी प्रकार के एग्जामों में मैंने देखा है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कितने अक्षांश के बीच में स्थित है। तो आपको पता चला कि एक मुस्लिम नंबर लेना है दोस्त। आपको करना क्या है, एक नंबर लेना, कौन सा? यानी 786 786 लेना है। ये 2 से डिवाइड करना है, ये भी हो गया। तो इसका बीच वाला कर दो, तो 8.4 मैंने लिख दिया। यहां से ऐसे कट कर दो, 376 एक। तो भारत 8.4 से 37.6 अक्षांश के बीच में स्थित है। अब हमें अक्षांश का पता चला, देशांतर का कैसे पता करें? तो देशांतर के लिए भी आपके पास है ना मुस्लिम लक्की नंबर, तो 786। तो आपको करना क्या है, ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिख दो। यहां से स्टार्टिंग में 6, फिर 8, फिर 7। एक अंक के बाद यहां पॉइंट था तो एक अंक के बाद यहां लगा दो, तो 68.7। ये चीज क्लियर हो गई दोस्त, समझाने के लिए है आपके ये सब। तो ये जो 7 है, 7 को 2 और 5 में डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 और 5 कितना होता है? 7। तो 7 को डिवाइड किया, 2 और 5 7।
तो 2 और 5 कितना होता है दोस्त? 7। मैंने डिवाइड किया यहाँ इस तरीके से लिख दिया, फिर मैंने जोड़ के यहाँ लिख दिया, फिर इन दोनों को मैंने जोड़ा यहाँ लिख दिया। ध्यान दो 7 का ही खेल है। 7 को मैंने क्या किया 2 5 में लिख दिया, 5 2 को जोड़ दिया 7 लिख दिया, 7 2 को जोड़ दिया 9 लिख दिया। तो यहां कितना हो जाएगा? यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहां भारत 68.7 से 97.25 देशांतर के बीच में स्थित है, जबकि 8.4 से 37.6 अक्षांश के बीच में स्थित है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्त बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। यदि वो इसके विस्तार को पूछे, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि विस्तार क्या है। बेटा विस्तार का मतलब है कि भारत कितने कुल अक्षांशों में है। ये तो पता चला कि 8.4 से 37.6 अक्षांश के बीच में स्थित है। यानी अक्षांश की यदि मैं बात करूं, सपोज दैट ये वर्ल्ड, ये भूमध्य रेखा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 इस तरीके से रेखाएं हैं। ये क्लियर हो गया। तो भारत जो स्टार्ट होता है 8.4 से स्टार्ट होता है और 37.6 पर जाकर खत्म होता है, और इस तरीके से फिर रेखाएं आएंगी दोस्त। ये चीज क्लियर हो गया। तो भारत यहां 68.7 से स्टार्ट होता है और 97.25 पर जाकर समाप्त होता है। तो वही मुझे बताना था। अब इनके विस्तार की बात करूं तो देखो आप 37.6 में से 8 ध्यान दो 37.6 में से 8.4 घटा दो, 6 में से 4 गया, कितना बचा दोस्त हमारा 2। यहां 17 में से 8 गया तो 9, और यहां कितना बचा हमारा 2, एक पॉइंट के पॉइंट। तो यहां कितना, यदि अक्षांश से विस्तार की बात करूं तो दोस्त 29.2 क्लियर हुआ। और अब हमें किसका विस्तार चाहिए? अब हम देशांतर विस्तार की बात कर लेते हैं। देशांतर विस्तार की बात करें तो 97.25 में से दोस्त कितना घटाना है? 68.7। तो देखो यहां 5, 12 में से 7 गए 5, और यहां कितना बचा? यहां कितना आ जाएगा दोस्त हमारा? यहां कितना आ जाएगा? एक इधर पहुंच जाएगा तो यहां आ जाएगा 8, यानी 16 में से 8 गए 8। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 28.55। देखो 5 और 12 एक इधर कैरी हो गया, तो 12 में से 7 गया 5, 6 बचा, एक यहां से कैरी कर लिया, तो 16 में से 8 गया तो 8, यहां कितना बचा 8 में से 6 गया 2। अब मुझे भरोसा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। भारत का जो विस्तार है, एग्जिट विस्तार अक्षांशीय, वो 29.2 है, और जो देशांतरीय वो 28.55 है। लेकिन पेपर, मुझे भरोसा है, वो कभी एग्जिट नहीं पूछता, वो पूछता है कि भारत का विस्तार कितना है। वो पूछता है लगभग 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। समझ में आ गया? तो वो इस तरीके से ऑप्शन में देगा आपको। वो कैसे ऑप्शन में दे, अब आप कर दोगे, मुझे भरोसा है कि यदि एग्जिट देता है तो आपको एग्जिट करना है, और एग्जिट भी नहीं देता है तो आपको 30 डिग्री को करना है। तो भारत का अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार के लिए हमेशा याद रखो 786 मुस्लिम नंबर, मुस्लिम लकी नंबर क्या है 786। अक्षांश से विस्तार निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, और 2 से डिवाइड करने के बाद में इसको उठाओ 8.4 लिख दो, क्लॉकवाइज घुमा दो घड़ी की दिशा में। और देशांतर निकालना है तो 786 का अपोजिट लिख दो, 6 8 7 एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। फिर आप इसको 2 और 5 में तोड़ दो, फिर आपको 5 2 7 लिख दो, 7 2 9 लिख दो, 97.25। ये चीज क्लियर है? आप लोग दोस्त ध्यान दीजिए। तो मैं बात कर रहा हूं, अब एक बार रिपीट करता हूं, प्राकृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, हम इसको लेकर भारत का भूभौतिक विभाजन 6 भागों में। अब मैं इसी पर आ रहा हूं, इसलिए इसको रिपीट किया हूं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी पर्वतीय मैदान, महामरुस्थल,
प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। उसके बाद दोस्त मैंने क्या किया, उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2933 किलोमीटर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। लेकिन लक्षद्वीप के पास एक और सागर है जिसे लक्षद्वीप सागर बोलते हैं, मुझे भरोसा आज ही पता चला होगा। और ये जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ये कहाँ, इसके पास एक और सागर है, इसे बोलते हैं अंडमान सागर। उसके बाद दोस्त मैंने आपको बताया था कि आपको दूरियां तय करनी है, और भारत की दूरियों को याद करने के लिए मैंने सबसे अच्छा क्या बताया था आपको लर्न करना था क्या, 14, 15, 16। यदि मैं 14 की बात करता हूं तो ध्यान दो, 14, 15, 16। 14 से भारत की द्वीपों की दूरी कितनी है, 1400 किलोमीटर। और यदि मैं बात करूं 16 से, भारत की तटीय दूरी कितनी है, 16 का उल्टा कर दो, 6100 किलोमीटर, जोड़ दो 7500 किलोमीटर। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत की कुल द्वीपीय और तटियों की दूरी कितनी है, 7500 किलोमीटर, बचा हुआ 15 है। तो भारत की स्थलीय दूरी कितनी है दोस्त, 15200 किलोमीटर। ये बात क्लियर हो गई। और दोनों को जोड़ते हैं तो 22700 किलोमीटर। तो भारत की कुल चतुष्फलकीय दूरी कितनी है, 22700 किलोमीटर। और स्पेशल गुजरात की भी पूछी जाती है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, और इसकी दूरी कितनी है, 1600 किलोमीटर। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो मैंने कहा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत अपने पास रखता है, 2.4। 2011 की जनगणना के अनुसार इसके पास कितनी जनसंख्या है, 17.5। अब बात करते हैं कि भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय या चतुष्फलकीय है। और भारत क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आता है, तो 7वें स्थान पर आता है। भारत के बाद कौन सा देश आता है, तो अर्जेंटीना आता है। ये बात दोस्त क्लियर हो गई। भारत का अक्षांश यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार कैसे निकालना है। इसके लिए मुस्लिम लक्की नंबर आपको याद आ गया होगा, 786। ये चीज क्लियर हो गई। इसको बीच में से उठाया तो 8.4 बन गया, ऐसे घुमाया तो 37.6 आ गया, 3, 7, 6। फिर इसको अपोजिट लिख दिया, यानी 6, 8 और 7। फिर इसको मैंने 7 को 2, 5 और 2, 5, 7 और 7, 2, 9। आप समझ गए होंगे, मुझे भरोसा है। फिर इसके विस्तार की मैंने बात करी तो इसका विस्तार, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो, इसका विस्तार निकालना, इसमें से इसमें माइनस कर दो। लेकिन लगभग में वो विस्तार पूछता है तो आपको 30 डिग्री बताना है। भारत का विस्तार कितना है, तो 30 डिग्री। अब भारत की वो कभी कभी दोस्त मेरे क्या पूछ लेता है कि भारत की स्थिति क्या है। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि आपकी स्थिति क्या है, समझ आ रहा है ना सबको। तो भारत की भी स्थिति है। भारत की स्थिति क्या आपको जानना है कि सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी, दोस्त ये हमारी सब, ये अर्थ है, और इसको हमने ऐसे डिवाइड किया तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ये चीज क्लियर हो गया। और दक्षिण वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अभी मैं आपको इसमें कुछ और नहीं बताऊंगा, 66.5, 45, 23 हाफ अभी नहीं बताने वाला हूं। आप समझो पहले यहां। इसी प्रकार से हमारी ये क्या है, पृथ्वी। मैंने ऐसे डिवाइड किया तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे डिवाइड करता हूं तो ये इधर का हमारा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, और इधर का क्या हमारा पश्चिमी देशांतर। ये बात दोस्त क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है ना, मुझे भरोसा है कि आपके क्लियर होंगी। अब यदि मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूं तो एक इमेज दोस्त बनकर आती है स्थिति में। ध्यान दो, यदि दोनों को मर्ज कर देता हूं तो देखो, एक ये है ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध,
और जब मैं इस तरीके से कर देता हूं तो इधर वाला पूरा भाग, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा आपका? पूर्वी देशांतर। और इधर ये पूरा भाग क्या कहलाएगा आपका? ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा क्या आ जाएगा इधर इधर का? पश्चिमी देशांतर। और ये वाला क्या कहलाएगा आपका दोस्त? ये कहलाएगा आपका पूर्वी देशांतर। और यहां से ऊपर का ये पूरा क्या कहलाएगा? आपको पता होना चाहिए, उत्तरी गोलार्ध। ये नीचे वाला दोस्त ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये बात क्लियर हो गई? तो यहां बीच वाली जो रेखा है मेरे दोस्त, आपको इस रेखा को समझना है। यही है रेखा जो आपको बताएगी कि भारत की स्थिति क्या है। मेरे दोस्त, भारत यहां पर स्थित है। तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बताओ कि भारत की स्थिति क्या है। ये इधर वाला पूरा हिस्सा क्या है? पूर्वी देशांतर। ये पश्चिमी देशांतर। और यहां से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि भारत क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया, भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत कौन से देशांतर में स्थित है। तो क्लियर हुआ ना कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब हम दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक जो था हमारा वो क्या था? भारत का भूभौतिक, भारत का भूभौतिक विभाजन। तो भारत का जो भूभौतिक विभाजन है दोस्त, यदि मैं बैक में जाके आपको समझाऊं तो भारत का जो भूभौतिक विभाजन है वो 6 प्रकार से मैंने आपको बताया था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी विशाल मैदान, भारतीय महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय तटीय मैदान, उसके बाद द्वीप समूह। तो हम अब यही पढ़ने वाले हैं दोस्त, तो ध्यान दीजिए। तो अब हम एक भारत का भूभौतिक विभाजन की बात करते हैं। तो जो भारत का भूभौतिक विभाजन है तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के भूभौतिक विभाजन को 6 भागों में बांटा गया है। दोस्त आपको समझना है, देखो फिगर तो मुझसे अच्छी नहीं बनती लेकिन आप समझने का जरूर प्रयास करें दोस्त। तो आप लोग समझिए गौर से। तो भारत को 6 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले दोस्त ये वाला जो क्षेत्र है, आपको इस वाले रीजन का पता होना चाहिए। ये कौन सा क्षेत्र है दोस्त? ये है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये क्या है हमारा? हिमालय पर्वत श्रृंखला नंबर 1 पे है दोस्त। ये इस तरीके से याद करना है, क्रम वाइज भी पता होना चाहिए। दूसरे पे क्या है? यहां जो इस तरीके का मैं इसको सिंबल दे रहा हूं, तो दोस्त ये क्या है हमारा? उत्तरी भारत के मैदान, उत्तरी भारतीय मैदान। क्लियर हुआ? अब इधर जो दोस्त ये राजस्थान वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये राजस्थान वाला जो रीजन है, ये क्या है दोस्त हमारा? ये भारतीय महामरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल है। इससे नीचे वाला जो दोस्त ये वाला रीजन है, ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। अब जो दोस्त ये रीजन बचा हुआ है, समझिए गौर से दोस्त, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये इधर का है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। इधर जो है ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान। आपको अभी बताया था मैंने कुछ समय, यहां क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और यहां क्या है? लक्षद्वीप। तो दोस्त अंडमान और लक्षद्वीप, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। तो
तो ये क्या है हमारा अंतिम द्वीप समूह, द्वीप समूह। अब आपको समझना है कि फर्स्ट पे क्या आ गया, हिमालय पर्वत, सेकंड पर क्या आ गया, उत्तरी भारतीय मैदान, थर्ड पर क्या आ गया, भारतीय महामरुस्थल, 4 पर प्रायद्वीपीय, 5 पर तटीय मैदान और 6 पर द्वीपीय। तो भारत को कितने भूभौतिक भागों में विभाजित किया गया है, तो भारत को 6 भूभौतिक भागों में विभाजित किया गया है। ये चीज क्लियर हो गई आपको, बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर होनी चाहिए दोस्त कि भारत को कितने भूभौतिक भागों में विभाजित किया गया है, तो 6 भूभौतिक भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, इनका क्रम भी लगाने को आपसे मिल सकता है, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बाद उत्तरी भारत के विशाल मैदान अर्थात गंगा सतलज नदी एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए जलोढ़ मिट्टी के मैदान, और ये भारत के विशाल मैदान है और ये भारत को बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, इनकी जो मिट्टी है वो कैसी है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है और यहां से भारत को बहुत अधिक यानी पैदावार मिलती है। तीसरे पे क्या है, भारतीय महामरुस्थल, जो राजस्थान में थार का मरुस्थल आप जानते होंगे, तो उसको भारतीय महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। फिर 4th नंबर पे प्रायद्वीपीय पठार, अर्थात यानी हमारा उत्तरी मैदान के नीचे क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, और प्रायद्वीपीय पठारों के दोनों तरफ क्या है, यानी एक तरफ पूर्वी तटीय मैदान, एक तरफ पश्चिमी तटीय मैदान, फिर हमारा क्या है, द्वीप समूह। तो ये चीज आपके क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, आप ध्यान दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। फर्स्ट, यहां आपको पता होना चाहिए अंत में क्या है, द्वीप समूह, क्लियर है। यहां क्या है, तटीय मैदान, फिर क्या है, प्रायद्वीपीय मैदान या भारत का विशाल प्रायद्वीप, उसके बाद उत्तरी, एक बार ध्यान दो, उसके बाद क्या है, भारतीय महामरुस्थल, चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्त हमारा उत्तरी भारत का विशाल मैदान, फिर क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब दोस्त हमें इन 6 के 6 को हमें डेप्थ में जाके पढ़ना है। जैसे ही उत्तरी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो उत्तरी हिमालय पर्वत श्रृंखला को यदि मैं बात करूं दोस्त, उत्तरी हिमालय पर्वत श्रृंखला को आप इस तरीके से समझो कि उत्तरी हिमालय जो पर्वत श्रृंखला उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 3 भागों में। ये क्या हो गया, यानी वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय, क्लियर हुआ। तो इसको मैं इस तरीके से दर्शा दूं तो ये वृद्ध हिमालय है, और मैं इसको इस तरीके से दर्शा दूं तो ये कौन सा हिमालय है दोस्त, ये हमारा मध्य हिमालय। ये चीज क्लियर हो गई। फिर इसको ऐसे दर्शाया जाए तो ये कौन सा है, ये शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो आपसे काफी बार पूछा जाता है कि वृद्ध हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। और वृद्ध हिमालय को दोस्त यानी आप इसको ट्रांस हिमालय भी बोल सकते हैं, और आप इसको ट्रांस हिमालय भी बोल सकते हैं, आप इसको ग्रेट हिमालय भी बोल सकते हैं। ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, इसको मध्य हिमालय बोल सकते हैं, या फिर आपको इसको हिमाचल हिमालय बोल सकते हैं, हिमाचल हिमालय।
तो इस तरीके से अब आपको देखो पढ़ना दोस्त कैसे है कि वृद्ध हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, वृद्ध हिमालय की सबसे गहरी झील, वृद्ध हिमालय की सबसे मीठी झील, वृद्ध हिमालय की सबसे अधिक खारे पानी की झील, मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, मध्य हिमालय की सबसे नीची चोटी, मध्य हिमालय की सबसे गहरी झील, मध्य हिमालय की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, मध्य हिमालय की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, शिवालिक हिमालय की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी सबसे ऊंची चोटी और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और यहाँ इन चोटी का यानी मैं बात करूं तो मध्य हिमालय और वृद्ध हिमालय या शिवालिक किसी भी हिमालय की बात करें, तीनों की बात करें, यहाँ जो दोस्त ये चोटियाँ हैं इस तरीके से, इस चोटियों का सिंबल है। तो चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर भी लगाना है और पूर्व से पश्चिम की ओर भी लगाना है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा बताएंगे। उसके बाद उत्तरी मैदान कौन कौन नदी से मिलकर बना है, कौन कौन सहायक नदी से मिलकर बना है और उसका आर्थिक महत्व क्या है, आर्थिक इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर भारतीय जो महामरुस्थल है उसका इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट क्या है। तो मिलते हैं आपसे इसी तरीके से, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत के साथ। आप दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe for more content.